एक आदमी बिजनेस ट्रिप से वापस घर आता है और उसका इरादा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देगा, लेकिन उसे रूम के बाहर दो जोड़ी जूते दिखते हैं और गर्म चाय के साथ दो लोगों के लिए टेबल सेट किया गया था। वर्स्ट चीज का एहसास होने पर वो बेडरूम में घुस जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन शर्मिंदा होने की बजाय उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि वो ऐसे इंसान से शादी करना चाहती है जो कि उससे प्यार करे, ना कि उससे जिससे वो प्यार करती है। ये बहाना उसके चेहरे पर तमाचे जैसा लगता है, लेकिन जेहून के पास इसको एक्सेप्ट करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो दोनों कई सालों से एक साथ थे, यहाँ तक कि उन्होंने वेडिंग वेन्यू भी बुक कर लिया था, जबकि उनकी फैमिलीज और फ्रेंड्स को इनविटेशन लेटर्स भी पहुँच चुके थे। लेकिन अब वो धोखे के कारण अंधा हो चुका था। उसका दिल चकनाचूर हो जाता है और मायूसी की वजह से वो खुद को शराब में डुबा लेता है। जेहून के बॉस ने भी उसकी इस गिरावट को नोटिस कर लिया था, इसलिए वो एक और फीमेल एम्प्लॉय को जेहून के मातहत काम करने की असाइनमेंट देता है। असल में जेहून का बॉस मजाक मजाक में उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेहून का रिस्पांस थोड़ा ठंडा था। उसने पहले से उस औरत के बारे में मनफी तासुर कायम कर लिया था, क्योंकि उसने उसे एक और आदमी से झगड़ा करते हुए देखा था जिसने उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया था। उस लड़की का नाम था सन यांग। अपने पहले दिन एक साथ काम करते हुए जेहून सन को एक थका देने वाला टास्क देता है। सन के रिसेंट ब्रेकअप की वजह से वो उसकी हेल्प तो नहीं कर सकता था, बल्कि वो उस पर अपना गुस्सा जाहिर करता है। लेकिन उसने जो देखा था वो पूरी कहानी नहीं थी। सन का ब्रेकअप असल में उसके बॉयफ्रेंड की बेवफाई के कारण हुआ था और उसके बॉयफ्रेंड की लगातार हरेसमेंट ने सन के पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। सन यांग जब घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके अपार्टमेंट को तहस नहस कर दिया था। सन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से इसके बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे जली कटी सुनाने लगता है, पर सन की तरफ से एक तीखा कमेंट उसे वही चकनाचूर कर देता है। सन को अपने कुलीग से जेहून की मंगनी टूटने का पता चलता है और ये चीज सन के दिल में उस ड्रिंकर के लिए सख्त नापसंदीदगी पैदा करती है। लेकिन किस्मत के प्लान्स कुछ और थे, क्योंकि डेस्टिनी उन्हें बार बार मिलवा रही थी। एक और ब्लैकआउट से जागने के बाद जेहून जब काम पे वापस आता है तो उसे पता चलता है कि कल रात उसने एक अननोन नंबर पे कॉल की थी, जो कि 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। जेहून को कुछ भी याद न होने के कारण उसका दोस्त कॉल को ट्रेस करने की ऑफर करता है, लेकिन गलती से वो नंबर फिर से डायल कर देता है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है तो सन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए अंदर आती है। जेहून को रियलाइज होता है कि जिससे उसने 2 घंटे बात की थी वो असल में सन थी। जेहून इस वजह से क्यूरियस था कि कॉल के दौरान उसने कुछ ऐसा वैसा ना बोल दिया हो, इसलिए वो सन से इसके बारे में पूछने के लिए ऑफिस में काफी देर वेट करता है, क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रिप पे कहीं गई हुई थी, इसलिए वो काम के बाद भी घर नहीं जाता और उसका वेट करता रहता है। बेचैनी में जैसे ही वो सन को कॉल करने लगता है तो आखिरकार वो वापस लौट आती है। सन अपनी चीजें पैक करके वहाँ से जाने ही लगती है तो जेहून, जो कि बात करते हुए हिचकिचा रहा था, वो आखिरकार बोलता है। इसी दौरान उनका शराबी कुलीग अंदर आ जाता है और इस बात पे इंसिस्ट करता है कि उन्हें ड्रिंक्स के एक और राउंड के लिए बाहर जाना चाहिए। जैसे जैसे रात बढ़ती है जेहून के दोस्त की जबान भी फिसलने लगती है और वो ये बात कह देता है कि जेहून ने पहले उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से बार में जेहून और सन के बीच तीखी बहस होने लगती है। सन उसे वार्न करती है कि वो उसके बारे में बेकार अफवाहें फैलाना छोड़ दे, नहीं तो वो सबको बता देगी कि उसने एक रात शराब के नशे में उसे 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक कॉल की थी। टैक्सी का वेट करते हुए सन उसे बताती है कि उस कॉल के दौरान वो सिर्फ रोया था। ये सुनकर जेहून उससे पूछता है कि फिर तुमने कॉल काटी क्यों नहीं। सन उसे बताती है कि वो रोते हुए कह रहा था कि किसी ने भी कभी उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए उसे उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। अपने दोस्त को घर भेजने के बाद जेहून सन को रोकता है। इसी के साथ ही वो बार में वापस आके फिर से ड्रिंकिंग करने लगते हैं और रिलेशनशिप के बारे में अपने व्यूज शेयर करते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चों की तरह लिप रीडिंग गेम भी खेलते हैं और इसी दौरान उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुके थे। सन की दोस्त जब उसे घर ले जाने वहाँ आती है तो वो नशे में इतनी ज्यादा धुत थी कि वो अनाप शनाप बोलने लगती है, यहाँ तक कि वो जेहून को किस करने के लिए अपनी तरफ खींच
लेती है। ये रियलाइज होने पर कि वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए अपनी दोस्त को अजीब तरीके से किस करने लगती है। कहा जाता है कि लोग असल में ड्रिंकिंग करने से ब्लैकआउट नहीं होते, वो शराब को एक बहाने के तौर पे यूज करते हैं ताकि वो उन चीजों को अवॉइड कर सकें जिन्हें वो एडमिट नहीं करना चाहते। जेहून और सन यांग भी अलग नहीं थे। वो दोनों प्रिटेंड कर रहे थे कि पिछली रात जो हुआ वो उन्हें याद नहीं था। उनके बॉस को उनके बीच गड़बड़ महसूस होती है और वो उन्हें जानबूझकर अकेला छोड़ देता है और उनके लिए एक बिजनेस ट्रिप भी अरेंज करता है ताकि वो एक साथ टाइम स्पेंड कर सकें। काम के दौरान जेहून देखता है कि सन के पाँव नंगे हैं क्योंकि काम के दौरान वो अपने जूते भूल गई थी, इसलिए वो उसे अपने जूते ऑफर करता है, लेकिन सन उन्हें वापस कर देती है और कहती है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये देखकर जेहून बहाना बनाता है कि उसने जूते पाँव में दर्द होने की वजह से उतारे हैं और ये चीज उनके रिश्ते की आपसी झंझलाहट से अफेक्शन की ओर बढ़ने को उजागर कर रही थी, यानी कि उनका रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। काम के बाद रात को जेहून अपने कुलीग्स को खाने और ड्रिंक्स पर बुलाता है। जेहून का कुलीग जो कि उसे एक अच्छा इंसान समझता था, वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उस जैसे अच्छे इंसान को इतने दर्दनाक धोखे से क्यों गुजरना पड़ा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेहून सन को मैसेज भेजता है कि उसे उससे कुछ कहना है। सन जब बाद में आती है तो ये देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं होती कि जेहून पहले ही नशे में धुत था। जेहून को इसकी वजह से हिम्मत मिलती है और वो उन सारी पेनफुल फीलिंग्स के बारे में उसे बता देता है जो कि वो अपने अंदर ही दबाए रखता था। वो उसे उस धोखे के बारे में बताता है जिसने उसे काफी डरा दिया था, इस उम्मीद के साथ कि शायद इससे उसकी पेन कुछ कम हो सके। उसकी स्टोरी सुनने के बाद सन उसके करीब जाती है और उसे कंफर्ट देने के लिए उसके बालों को धीरे से सहलाती है। इस लम्हे की इंटीमेसी जेहून को अपने शहर में जकड़ लेती है, इसलिए वो बेचैन होकर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जल्दी से पीछे हट जाती है और उसे रोकने की कोशिश में वो लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है, जबकि सन जो कि उसके इस अचानक कदम से चौंक गई थी वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो देखती है कि जेहून काम पे नहीं आया तो वो अपनी कुलीग से इसके बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि गिरने की वजह से जेहून का बाजू टूट गया था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसी शाम हम देखते हैं कि सन जेहून के इंतजार में ऑफिस में काफी देर बैठी रहती है। पट्टी बंधवाए आखिरकार जब वो वहाँ आता है तो उसका बिहेवियर अचानक से बदल जाता है। वो सन से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो उसकी कोई चीज नीचे गिर जाती है, जिसे उठाते हुए वो काफी स्ट्रगल कर रहा था। ये देखकर सन उसकी हेल्प करती है और कुछ ड्रिंक्स के बाद वो फिर से नशे में थे। तभी सन वहाँ से जाने लगती है तो जेहून उसे रोक लेता है और उससे दो टोक तरीके से पूछता है कि वो उसे इस तरह क्यों ट्रीट कर रही है। असल में जेहून ने ये नोटिस किया था कि पिछली रात सन ने अपनी ड्रिंक्स पी नहीं थी बल्कि नीचे उंडेल दी थी, इसलिए जब उसने जेहून को किस किया था तो उस टाइम वो ड्रंक नहीं थी। असल में वो जेहून को नापसंद नहीं करती थी, वो उसे अपने पास्ट के रिलेशनशिप के लिए तरस खाते हुए नहीं देख सकती थी, जो रिलेशनशिप उसके दर्द के लायक नहीं था। ब्रेकअप के बाद शुरुआती दिनों में वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेना बंद नहीं कर सका था, लेकिन हाल ही में उसका तस्करा बिल्कुल खत्म हो गया था। इसके बजाय वो औरत जिसकी उसने शुरू में बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी, उसने धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाना शुरू कर दी थी। कंपनी के हाइकिंग ट्रिप के दौरान जेहून और सन जानबूझकर सबसे पीछे रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी बढ़ती हुई फीलिंग्स के बारे में जानते थे, लेकिन किसी में भी उन्हें सामने लाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन शाम को होने वाली वाइल्ड पार्टी के दौरान अनकही भावनाओं का वो पतला पर्दा टूट जाता है। नशे में धुत सन लड़खड़ाती हुई बीच सड़क पे चली जाती है और एक स्पीडिंग कार उसे हिट करने वाली थी कि जेहून उसे बचा लेता है। इस हालत में सन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जेहून को किस करती है, जिससे उसके अंदर ऐसा जुनून जागता है कि वो दोनों उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसलिए वो अपने अपार्टमेंट आते हैं और वो रात एक साथ बिताते हैं। अगले दिन सन की जब आँख खुलती है तो उसके लापरवाही वाले काम ने उसे डरा दिया था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके कपड़े गायब हो गए थे। वो जेहून को नहीं जगाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी चीजें इकट्ठी करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जेहून असल में सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसने इससे कैसे डील करना है जो कि उनके बीच हुआ था। वो दोनों जब काम पे एक दूसरे को फिर से देखते हैं तो उनकी बेचैनी वाजिया थी, जैसे वो छुपने के लिए जमीन में कोई गड्ढा खोदना चाहते हो। वो दोनों ये क्लेम करते हैं कि बहुत ज्यादा ड्रंक होने के कारण उन्हें पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इस दौरान वो एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं कर पा रहे थे। तभी सन वहाँ से चली जाती है, लेकिन जेहून जो कि इस दूरी को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो उसके पीछे
भागता है। वो जब उसे इधर उधर देख रहा था तो तभी उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ से एक मैसेज मिलता है। उसे टाइम सन जो कि अपने घर में उनकी आउटिंग की तस्वीरें देख रही थी, उसे एहसास होता है कि जेहुन के लिए उसकी फीलिंग्स और भी मजबूत हो रही हैं। इसलिए वो उसे कॉल करके सब कुछ क्लियर करने का फैसला करती है। लेकिन एक औरत की आवाज उसके फोन का जवाब देती है। उसकी आवाज सुनते ही सन फौरन से अपनी टोन चेंज कर लेती है, ऐसे नाटक करते हुए कि वो काम के बारे में कॉल कर रही है। जिसके बाद वो फोन रख के अपनी बेवकूफी पे हंसने लगती है। असल में वो औरत जेहुन की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसने उस टाइम कॉल उठाई थी जब जेहुन बाथरूम में था। यहाँ तक के बाद में वो कॉल लॉग भी डिलीट कर देती है। वो वापस इसलिए आई थी ताकि वो जेहुन से मेल मिलाप की फिर से कोशिश कर सके, क्योंकि दूसरे आदमी ने उसे भी धोखा दिया था। लेकिन ये देखते हुए कि उसने पहले जेहुन को कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी, अब कोई रास्ता नहीं था कि वो उसे वापस ले लेता। जेहुन उसकी सारी चीजें पैक करता है जो कि उसके अपार्टमेंट में रह गई थी, क्योंकि उसने हमेशा के लिए उससे नाता तोड़ने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ ऑफिस में जेहुन और सन के अनयूजुअल रिलेशनशिप की अफवाहें फैलने लगती हैं। इसी दौरान उनकी एक कोलीग ग्रुप चैट में ये पोस्ट करती है कि सन तो सिर्फ घर तोड़ने वाली औरत है, और उसे बाद में रियलाइज होता है कि वो मैसेज तो उसने कंपनी के मेन ग्रुप में भेज दिया था। हर कोई, जिसमें सन भी शामिल थी, वो मैसेज देख लेते हैं, जिससे ऑफिस का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। जेहुन जो कि बिजनेस ट्रिप पे बाहर था, वो जब मैसेज देखता है तो फौरन से ऑफिस आ जाता है उस कोवर्कर को डांटने जिसने वो मैसेज लिखा था। वो जब सन को ढूंढने जाता है तो पहले तो वो उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन जेहुन जो कि पहले ही काफी ज्यादा उलझा हुआ था, उसके इस्रार पर सन उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस समय जेहुन ने अपने ब्रेकअप के दर्द से उभरना शुरू कर दिया था, जबकि सन खुद को तेजी से मुसीबत में फंसता हुआ महसूस करती है। कुछ ड्रिंक्स के बाद जेहुन, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वो सन के लिए अपनी फीलिंग्स को सब लोगों के सामने कन्फेस करता है, लेकिन सन उसकी पैशनेट डिक्लेरेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करती। असल में सन जेहुन की सिचुएशन को गलत समझ रही थी, क्योंकि उस कॉल की वजह से उसका ख्याल था कि जेहुन अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से जुड़ा हुआ है। ये गलतफहमी ही जेहुन के लिए उसकी अचानक बेरुखी की वजह थी, लेकिन जेहुन अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए तैयार था। वो अपनी सारी चीजें क्लियर करने के लिए सन के सामने ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन सन के लिए उसकी ये हरकत बचकाना और लापरवाही वाली थी। पर इस सच्चाई को डिनाई नहीं किया जा सकता था कि लोग जब प्यार में होते हैं तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि सन ने कंपनी से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए इस सब से दूर जाना चाहती थी। उसके कोलीग्स उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखते हैं। कुछ ही देर में वो पार्टी में पहुंच जाती है और स्टाइलिश ब्लैक सूट और हाई हील्स उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। यहाँ वो उन गॉसिपिंग कोवर्कर्स से भी अपना हिसाब बराबर करती है। थोड़ा शांत होने के बाद वो एक एक करके उन्हें एक्सपोज करने लगती है और कंपनी के सारे गंदे राज उगल देती है। सन कहती है कि वो तुम ही हो ना जो कि एक शादीशुदा आदमी से खिलवाड़ कर रही हो, और तुम तो हर वक्त बॉस से फ्लर्ट करती हो, क्या ये सच नहीं है? जैसे जैसे वो एक के बाद एक स्कैंडल एक्सपोज कर रही थी, वैसे वैसे कमरे में टेंस सिचुएशन आसमान को छूने लगती है, जिससे रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच जाती है। इस सब के दौरान जेहुन सन को देख के स्माइल करता है, जिसे इस सब के बारे में पहले से ही पता था। इसी के साथ ही वो इस हंगामे वाले सीन को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। काफी टाइम गुजर जाता है और सन के डिपार्चर को कुछ महीने बीत गए थे। इस दौरान उनके बीच किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं था और उनकी जिंदगी धीरे धीरे एक शांति वाली रूटीन में सेटल हो चुकी थी। डस्ट के सेटल होते ही शोर फीका पड़ जाता है और उन्हें ये रियलाइज होने लगता है कि उनके लिए कौन ज्यादा मैटर करता है। एक शाम ऑफिस के बाद बोरिंग जेहुन को एक मैसेज मिलता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो मैसेज सन की तरफ से था। बगैर हिचकिचाए वो फौरन से उसे मिलने के लिए भागता है और उसी बार में पहुंच जाता है जहां वो अक्सर मिला करते थे। एक फेमिलियर चेहरा उसे पुरजोश कर देता है, क्योंकि इतने टाइम के बाद वो फिर से एक दूसरे को देख रहे थे और बगैर कुछ कहे वो एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।